राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। कैबिनेट के एक बड़े फैसले में महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने का फैसला किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अनुसूचित जाति के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। नए वायरस को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपात बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने नागपुर में 2 संदिग्ध मामलों का पता चलने के बाद HMPV वायरस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक तत्काल बैठक बुलाई। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार गीत जारी किया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू भगवान आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। 3 राज्यों में 5 मामले सामने आने के बाद भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रसार पर चिंताओं के बीच सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संभल की घटना को लेकर योगी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। पश्चिम हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चोटियों पर भारी हिमपात हुआ। इससे इन राज्यों के साथ ही आसपास के अन्य मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 35 CBI अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान किए। अमित शाह ने इसे अंतर्राष्ट्रीय जांच में भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भारत पोल पोर्टल से देश की एजेंसियां और पुलिस फोर्स इंटरपोल से जुड़कर जांच प्रक्रिया को तेज और सरल बना सकेंगी। सबसे पहले तो मैं जिन अधिकारियों को अलंकरण समारोह में आज असाधारण योगदान, इन्वेस्टिगेशन की दक्षता और उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है, उनको और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। क्योंकि आपके निष्ठा को जब हम इस मंच पर सम्मानित करते हैं तो न केवल आपके लिए ये सम्मान हौसला अफजाई करने वाला होता है, ढेर सारे अधिकारियों को और उनके प्रयासों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। और आप सभी ने एक कठिन परीक्षण से पास होकर इतनी कड़ी स्पर्धा में ये पदक को हासिल किया है। दूसरा कार्यक्रम हुआ भारत पोल का शुभारंभ। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, CBI, मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में ही भी CBI परिवार और विशेषकर CBI डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है
एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेंगे। और ये संकल्प हमें सिद्ध करना है तो इसके कई पड़ाव हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2027 तक भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और वहीं से जो पहला कदम शुरू होगा वो 27 से 47 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प चरितार्थ करने का ये 25 साल है और एक प्रकार से भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। हमने एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रीजनल लीडर से ग्लोबल लीडर बनने की हमारी इस यात्रा को शेप भी दिया है और उसको आगे बढ़ाने की तैयारियां भी शुरू की। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें वैश्विक चुनौतियों को भी नजर में रखते हुए हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत पोल उसी दिशा में एक कदम है। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेज, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है, परंतु त्वरा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे वो एजेंसी ही एनसीबी हो। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और संरचित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा। पश्चिम जिले में मोटर वाहन चोरी के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। 2020 में कोविड वर्ष के दौरान 3,528 वाहन चोरी हुए थे, जबकि 2021, 2022 और 2023 में यह आंकड़ा क्रमशः 3,550, 4,124 और 4,411 तक पहुंच गया। 2024 में इस बढ़ते रुझान को रोकने के लिए पश्चिम जिला पुलिस ने 5 PM पुलिस पब्लिक प्रहरी प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग मैकेनिज्म नामक एक विशेष पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य मोटर वाहन चोरी की घटनाओं को रोकना और अपराधियों की गतिविधियों का विश्लेषण कर उनके ऑपरेटिंग तरीकों को समझना था। 5 PM के तहत पुलिस, स्थानीय प्रहरी और आम जनता की संयुक्त भागीदारी से क्षेत्र विशेष सुरक्षा तंत्र और पेट्रोलिंग की योजना बनाई गई। इस पहल के दौरान 40 से अधिक बीट में अभियान चलाया गया और 800 से अधिक बिना बीमा वाले वाहनों को जब्त किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और प्रहरियों की संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू की गई। नागरिकों को वाहन चोरी से बचने के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए घर घर जाकर संपर्क किया गया। 97 नुक्कड़ बैठकें आयोजित कर 50,000 से अधिक निवासियों को सीधे जागरूक किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2024 में वाहन चोरी के मामलों में लगभग 600 की कमी दर्ज की गई। पश्चिम जिले की मोटर वाहन चोरी की घटनाओं के डेटा के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई। कम्युनिटी पुलिसिंग सेल ने इन घटनाओं के समय और पैटर्न का विश्लेषण कर पुलिस, प्रहरियों और जनता की मदद से विस्तृत पेट्रोलिंग योजना तैयार की। पेट्रोलिंग के दौरान ऑडियो घोषणाएं की गई और 50,000 से अधिक निवासियों को घर घर जाकर वाहन सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने वाहन को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करने और सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी। अपर पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में संपर्क सेल द्वारा इस परियोजना को पायलट आधार पर शुरू किया गया। 40 बीट में संयुक्त सर्वेक्षण कर एंट्री एग्जिट पॉइंट की पहचान की गई और इनके नियमन के लिए उपाय किए गए। सुरक्षा उपायों के साथ साथ दिन और रात के समय विशेष पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई। पुलिस और प्रहरियों की संयुक्त पेट्रोलिंग के कारण रात के समय वाहन चोरी की घटनाओं में कमी आई। डीसीपी वेस्ट विचित्रवीर ने बताया कि 5 PM पहल ने न केवल वाहन चोरी की घटनाओं में कमी लाई है, बल्कि भविष्य के लिए बेहतर सुरक्षा रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि हर जगह पुलिस की तैनाती संभव नहीं है, इसलिए इस पहल की सफलता के लिए नागरिकों की भागीदारी और सुरक्षा गार्डों की तैनाती आवश्यक है। इस पहल ने सामुदायिक पुलिसिंग और अपराध रोकथाम में एक नई मिसाल कायम की है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में यूपी के 75 जिलों के शिक्षक और शिक्षक नेता शामिल हुए। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि मनुष्य अपने कार्य से ही अलंकृत होता है। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारते हैं। सही मार्गदर्शन और शिक्षा ही इंसान की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने माध्यमिक शिक्षक संघ के इस अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया है। वर्षों पहले लखनऊ में केकीसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन माध्यमिक शिक्षक संघ का था। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय मैंने उस सम्मेलन में भाग लिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा। बीच में भी कई बार उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता होने के कारण चाहते हुए भी मैं उन कार्यक्रमों में बाद में सम्मिलित नहीं हो पाया था। लंबे अरसे के बाद पहली बार मैं अपने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के अपने साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहा हूँ। मंच पर बैठे बैठे मैं सभी के भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है और मैं सच बतलाऊं कि मैं बोझिल हो गया हूं। और आप लोगों ने ऐसे शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है, मुझे विभूषित करने के लिए आप लोगों ने शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है। जैसे कोई ठीक ठाक तरीके से दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग और बहुत सारे अलंकार पहनाए जाते हैं सोने चांदी के भी। लेकिन हर मनुष्य को जीवन में इस सच्चाई को समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही, अपने डीड्स के कारण ही विभूषित हो सकता है। आप सबका ही स्नेह था। आप ही के शिक्षक संघ के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब लोगों का भी मेरे प्रति स्नेह था। शिक्षक की क्या भूमिका होती है ये मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि भगवान कृष्ण भी एक शिक्षक थे, जिन्होंने समर भूमि में अर्जुन को जो शिक्षा दी, उसी का परिणाम था कि अर्जुन जो है अपने जीवन के सबसे बड़े महासमर में विजय हासिल करने में वह कामयाब हुए। शिक्षकों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का यह दायित्व होता है अपने छात्रों को इस प्रकार की वह शिक्षा दे ताकि वह सफल जीवन जीने लायक अपने को बना सके और एक अपने अंदर वह क्षमता और वह ऊर्जा पैदा कर सके। और जैसी यहाँ भी चर्चा की गई कि राजनीति में आने के पहले मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, और जैसा हमारे बघेल जी ने कहा कि वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। एक बार जो टीचर हो गया तो हो गया। था शिक्षक, मैं नहीं जानता था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा, लेकिन फिसल गया और राजनीति में आ गया। तो फिर जब फिसल पड़े तो हर हर गंगे, जो फिसल गए तो फिर अपना इसी में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मैं भले ही इस समय शिक्षक नहीं हूँ, पढ़ाने का क्रम भी हमारा टूटा है, लेकिन पढ़ने का क्रम मेरा नहीं टूटा है। और साथियों, मैंने भले ही शिक्षा के क्षेत्र में को छोड़ दिया हो, मगर मेरे भीतर का शिक्षक आज भी विद्यमान है। मैं शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए इसके विस्तार में बहुत नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो शिक्षक की विशेषता होती है उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज तक मैं उसको कभी छोड़ा नहीं हूं राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए। शायद आप लोगों ने भी अपने अनुभव किया होगा, बोलते समय, करते समय, फैसले लेते समय शायद आपने भी अनुभव किया होगा। और हमारा तो विशेष रूप से यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक शिक्षक स्कूल के जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही, सभी के साथ तो नहीं, लेकिन जो उनको नेता थे उनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी राय, पंचानन राय, एक से एक दिग्गज नेता उस समय।
और जैसा बतलाया गया कि वो जानते थे कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, वहां सरकार हमारी थी, ये बात सच है। मैं कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे साथ उनके गहरे संबंध थे और उन लोगों को लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। विधाता को मंजूर था, प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो बधाई देने के लिए ये 5-6 लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि साहब, जिस समस्या की हम चर्चा करते रहे हैं, अब तो आप स्वयं ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, जरा इस पर विचार कर लीजिए। तो मैंने उस समय कहा था कि जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। सामान्यतः मैं आश्वासन देता नहीं हूं, लेकिन उस दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि आप जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। और वह 6 महीने के अंदर ही, 6 महीना समाप्त हो रहा था, उसके 3 या 4 दिन पहले, जिस दिन शासनादेश जारी हो रहा था, उसी दिन मैंने शर्मा जी को टेलीफोन करके बतलाया, आज हम शासनादेश जारी कर रहे हैं। और पंचम वेतन आयोग की सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त हुई। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आपके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, यह तो मैंने अपने दायित्व को निभाया है। जो मुझे उचित लगा, जो न्याय संगत था, जो किया जाना चाहिए था, उसे ही हमने किया है, या किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। इसलिए मेरी बहुत प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं कि इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी को एक बड़ा सियासी समर्थन मिला है। वरिष्ठ आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता के दौरान बसपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन ने अपनी पत्नी सुदेशवती के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। संजय सिंह ने इस मौके पर दोनों नेताओं का स्वागत किया और उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर औपचारिक रूप से आप में शामिल किया। वहीं अपने संबोधन में आप नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी में इन दोनों नेताओं के जुड़ने से पार्टी को आगामी चुनाव में मजबूती मिलेगी। वहीं बसपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन ने आप में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि पालम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके और जिनको 25,000 वोट विधानसभा के चुनाव में हासिल हुआ था, ऐसे हमारे मजबूत साथी मदन मोहन जी अपनी पत्नी जो निगम पार्षद रही हैं 2 बार की, सुदेशवती जी, दोनों लोग आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इनके आने से न सिर्फ पालम विधानसभा क्षेत्र में बल्कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है इनका, स्वयं से ये चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। उसके बाद इनकी पत्नी 2 बार निगम पार्षद रही हैं। एक बार निगम पार्षद के चुनाव में 17,000 वोटों से 2012 में वो जीती हैं। तो मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि पालम विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की विजय होगी। वहां से हमारे कैंडिडेट हैं जोगेंद्र सोलंकी जी के प्रयासों से, पवन शर्मा जी के प्रयासों से आज ये आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से मदन मोहन जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कि मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, भाई संजय जी ने मुझे ज्वाइनिंग दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पालम विधानसभा में भाई जोगेंद्र सोलंकी जी को दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के लाएंगे। और आप लोगों का मैं सबसे ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ज्वाइन करवाया इतने बड़ी मीडिया के सामने, और अपना बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के मैं अपने परिवार में आ रहा हूँ। और मेरे साथ जो भी बहुजन समाज है वो पूरा का पूरा भाई जोगिंदर का साथ देंगे। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि सरकार ने उनके 3 महीने के कार्यकाल में दूसरी बार उन्हें आधिकारिक आवाज से बेदखल कर दिया है। आतिशी ने कहा कि यह कदम मुझे मेरे कर्तव्य से नहीं डिगा सकता। मैं किसी भी कीमत पर दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। उन्होंने इसे जनसेवा के प्रति उनके संकल्प को तोड़ने का प्रयास करार दिया। आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार
उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे। जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूँ कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां बंद कराई हुई थी वो दवाइयां शुरू करवाई, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल कर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूँ कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवा कर रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. हरियाणा में नवनियुक्त पटवारियों के स्वागत में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के केवल मेरिट के आधार पर नौकरी देकर सरकार ने अपना वादा निभाया है। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी नवनियुक्त पटवारियों से अपने कर्तव्यों को निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का आह्वान किया। ये सिस्टम अगर किसी ने खड़ा किया है, इसके पीछे अगर किसी की ताकत लगी है, हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी की लगी है। सिस्टम लचर पचर था, खराब था सिस्टम, जैसा सिस्टम था हम भी उसी में चल रहे थे। तो मैं पर्ची लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी हल्के मैं नारायणगढ़ से विधायक था, तो मैं वहाँ मेरे पर कुछ युवा है, कहा जी हमारा इंटरव्यू है और लगवाओ। मैं कहा लगवाएंगे भाई। मैं कहा तो मैं पर्ची लेकर मनोहर लाल जी पे गया। मैं कहा जी युवा आ रहे यहाँ, इनका कैसे करना है आप बताओ। तो मेरे हाथ में पर्ची लेकर जेब में पहली मेरे को कहने लगे, कहा सिस्टम सुधारना है या उसी रास्ते पे चलना है। मैंने कहा सुधारना है। कहा फिर इसको भूल जा,
मैं दोबारा मनोहर लाल जी को किसी भी युवा की सिफारिश नहीं की भी इसको नौकरी लगवा दो। और आज उसका परिणाम निकल करके क्या आ रहा है? आज मुझे गांव के लोग बोलते हैं, आजादी के बाद पहली बार कहा मेरे गांव के अंदर से आज 5 नौकरी लग गई, कोई कहते 10 लग गई, कोई कहते 300 लग गई, कोई कहते 400 लग गई। ये अगर अधिकार मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। मुझे ये भी ध्यान में है क्योंकि बच्चे की मेहनत है। अभी पिछले दिनों 12 मार्च से बाद की बात है, ये हमारे SCS अधिकारियों की ट्रेनिंग समापन हुई थी। जैसे आज आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो रही है, वो ट्रेनिंग समापन करके वो आए तो उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं। मेरे को अधिकारियों ने कहा कि आपने वहाँ जाना चाहिए। उस बीच में मैं गया, वो ट्रेनिंग ख़त्म करके आए थे SCS के, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। जब मैं वहाँ बात कर रहा था और उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, SCS कई बच्चे ऐसे उसके अंदर खड़े हुए कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम SCS अधिकारी लग जाएंगे। कल्पना से परे होता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार का बच्चा SCS अधिकारी लग जाता है। ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी का ही खेल है। ये बच्चे की ही मेहनत है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आज अपनी मेहनत के बल के ऊपर आज आपको पूरा का पूरा सम्मान दिया है, ये सरकार ने दिया है। और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है क्योंकि हमारे लोग भी, हमें भी सुनने को मिलता है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं, कई माँ बाप होते हैं बोल देते हैं। आज क्योंकि मैं आप खुले मन से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे तो कर नहीं रहा हूँ, पटवारियों के बीच में हूँ। मेरे पास कई आते थे, कहा जी यूँ करे, कहा सरकार का क्या योगदान रखा है इसके अंदर। बच्चा अपनी मेहनत से लगा। मैं कहा अपनी मेहनत से लगा, किसने कहा सरकार का योगदान नहीं है? मैं कहा योगदान तो ये है। मैंने कहा कि एक समय वो भी था, मेरे को मिलते थे। एक बच्चा मेरे को मिला, वो कहने लगा जी, कहा मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, मैं टॉप आता था, इंटरव्यू में रह जाता था। मेरा तो कहा मन ही टूट गया था भी भाई ये नौकरी तो कहा बिना सिफारिश के नहीं मिलती, कहा बिना पैसे के नहीं मिलती, भी पैसा भी देना पड़ेगा, सिफारिश भी मजबूत देखनी पड़ेगी, तब नौकरी मिलेगी। परंतु जब आपकी सरकार आई, कहा मेरी एज भी लगभग ओवर होता जा रहा था, मैं मुझे एक चांस मिला। कहा मैंने सोचा भी आपकी बीजेपी की सरकार आई है, बदली है सरकार, और एक इंटरव्यू और देता हूँ मैं। उसने खुद मेरे को कहा, हमारे हरियाणा का था, मुझे मिला है, कहाँ मिला है मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया, कहा मेरा अपने आप ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया। कहा मैंने ये देखा है, मैं किसी के पास नहीं गया और मैं सरकारी नौकरी लग गया। ये योगदान है हमारा इस सरकार के अंदर। दिल्ली के रोहिणी के चौपानी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों की दिल्ली का ये उत्साह, ये उमंग और ये हौसला वाकई अद्भुत है। पीएम ने कहा कि 2025 का ये साल 21वीं सदी का एक चौथाई पड़ाव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले 25 साल भारत के भविष्य को आकार देने में अहम होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये दशक भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा। जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। मैं अभी दिल्ली के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। दिल वालों की दिल्ली का ये उत्साह, ये उमंग, ये हौसला वाकई अद्भुत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी एक चौथाई सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।